आज हम बात करते हैं ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में और एज ए प्राइवेट लिमिटेड की फॉर्मेशन हुई थी। रिसेंटली लास्ट ईयर नवंबर 2023 में कंपनी कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड। यानी अब जो नेम नया आ चुका है वो है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड का। हम कंपनी का थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं। किस किस के लिए प्रोवाइड करते हैं? इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स, एसएमईज और लार्ज कॉरपोरेशंस एमएनसीज के लिए। इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग अपना एक एग्जांपल लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं कि मैं और आप मिलके हम लोग एक ऑफिस एक सेटअप बनाना चाहते हैं, एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो जब स्टार्टअप करेंगे तो मेरे लिए कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा। हो सकता है जो स्टार्टअप होगी 50 लोगों को मैं एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय करके हायर करने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए 50 सीट मुझे चाहिए। 50 सीट के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, पीसी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए। तो उसके लिए मुझे एक कंप्लीट सेटअप चाहिए। तो ये कंप्लीट सेटअप के लिए मुझे कोई कंसल्टेंट रहेगा, वो सर्विस मुझे सब कुछ वन प्लेस में अगर मिलता रहेगा तो मैं डायरेक्टली उस पर्सन को या फिर उस कंसल्टेंट को जाके मैं अप्रोच कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग जाके ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन लिमिटेड को अप्रोच करेंगे। तो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है 50 लोगों के लिए, जो हमारा जो 50 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है मुझे कुछ मीटिंग्स रूम चाहिए, कुछ केबिन चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस का मतलब सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट सेटअप में मिल जाएगी। कंपनी के नेटवर्क देखते हैं। कंपनी का नेटवर्क है 169 सेंटर्स है, 52 माइक्रो मार्केट्स हैं, 16 सेंटर में बिजनेस स्प्रेड हुआ है अक्रॉस इंडिया और ऑलमोस्ट 2300 क्लाइंट्स को ये सर्व कर रहे हैं। आप यहाँ पे सिटीज़ आप देखोगे तो ऑल मेट्रो सिटीज़ को उन्होंने कवर किया है। पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद हर जगह पे। आपको 169 का जो ब्रेकअप है, वो आपको यहाँ पे सेंटर्स का ब्रेकअप यहाँ पे आपको हर जगह मिल जाएगा। मुंबई में 26 सेंटर्स है और 13,000 सीट्स है। तो सीट्स के बारे में हम जान लेते हैं। टोटल सेंटर्स 169, 169 में से 138 प्लस 31 और टोटल 169। ये टोटल 169 सेंटर्स है। नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे, 138 जो सीट्स है उससे मेरे कंट्रीब्यूट हो रही है 80,000 के सीट्स और 31 सेंटर्स है वहाँ से मुझे 25,000 का सीट्स से कंट्रीब्यूट कर रही है। ओवरऑल 169 सीट्स है, 5.33 मिलियन का स्क्वायर फीट एरिया ने ऑक्यूपाई किया है और उससे जो सीट्स जनरेट हुई है 1,05,000 सीट्स जनरेट हुई है। इन्होंने कुछ लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके रखा है, इन द सेंस एक इनिशियल एग्रीमेंट हो चुकी है नए सेंटर्स के लिए। यानी जो नए सेंटर्स बनने वाले हैं 13 और नंबर ऑफ सीट्स कंट्रीब्यूट हो जाएंगे उससे 11,000। ओवरऑल 182 सेंटर्स हैं और 1,16,000 सीट्स जनरेट हुई है और 5.87 मिलियन का स्क्वायर फीट का हमने एरिया ऑक्यूपाई की है। ये था उनका पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर। और ये 1,16,000 जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ये मेरा कंपनी के लिए यानी मेरे कंपनी के लिए, मेरे लिए इन द सेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करके दे देंगे। अब हम आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ लॉन्च हो रही है मई 22 को और क्लोज हो रही है 27 मई को। लिस्टिंग डेट एक टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है मेरे पास, 30 मई को लिस्टिंग हो सकती है कंपनी एक्सचेंज के ऊपर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। प्राइस बैंड जो आई है, जो आईपीओ वैल्यूएशन के बाद निकल के आई है, 364 लोअर बैंड है, अपर बैंड है 383 का। लॉट साइज है 39 शेयर्स का। इसको लॉट अमाउंट भी बोल सकते हो आप। अमाउंट आप कंसीडर करोगे तो 15,000 का अमाउंट रहती है। 15,000 डिवाइडेड बाय 383 आप करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे 39। टोटल इश्यू साइज 600 करोड़ का है। फ्रेश इश्यू आ रही है 3.33 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 12.29 करोड़ का। यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स,
वो अपना हिस्सा सेल करेंगे, उससे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 471 करोड़ का, और फ्रेश इश्यू से आएगी 1 लाख 128 करोड़ का, टोटल साइज 600 करोड़ का। लिस्टिंग होगी बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर। लिस्टिंग होने वाले 30 मई को। अगर आपने नेक्स्ट वीक में अगर आईपीओ खुल जाती है और आईपीओ को आप अप्लाई करोगे, अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाती है तो आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे 29 मई को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती तो आपके लिए रिफंड हो जाएगी शेयर्स, आपका फंड रिफंड हो जाएगी 29 मई को। अलॉटमेंट डिसाइड होगी 28 मई को। अब आईपीओ का अलॉटमेंट्स किस किस को अलॉटमेंट रखी है वो देखते हैं ना। अलॉटमेंट रिजर्वेशन क्या है? जनरली जो रिजर्वेशन जो रहती है वो 3 कैटेगरी में होती है, उसको 4 कैटेगरी में बाइफरकेट करती है, और एक है एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स का यहाँ पे अभी तक नहीं आया है, अमाउंट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि आईपीओ ओपन होने के पहले दिन आपको एंकर इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट डिटेल्स मिल जाएगी। क्यूआईबी का जो रेशियो है वो है 75% का। रिटेल को जो ऑफर किया है 10% ऑफ द टोटल इशू। एनआई और एचएनआई के लिए जो ऑफर है 15% का। अगर जो मेजर पोर्शन जो आ रही है 75% वो आ रही है क्यूआईबी से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, यानी इससे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है। ये पूरा 75% को बाय करेंगे, रिटेलर ओनली 10%। जब भी आप 75% कोटा देखोगे क्यूआईबी का, जो रेस्ट ऑफ द रेशियो है यानी रिटेलर्स का और एनआई का, वो हमेशा 10% और 15% में ब्रेकअप हो जाएंगे। और इसमें एक और डिटेल है, ये 15% जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी इसमें 10% जो होगी वो होगी एनआईआई के लिए होगी, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। सॉरी, 5% होगी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और 10% होगी एचएनआई के लिए, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ये इसका ब्रेकअप है। अब लॉट साइज कैसे अलॉट हो सकता है, अप्लाई कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। रिटेलर मिनिमम एक लॉट साइज 14,937 का इन्वेस्टमेंट होगी। रिटेलर का जो मैक्सिमम कैप होती है वो होती है 2 लाख रुपीज का, तो इसलिए मैक्स जो है वो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई अगर 2 लाख एक्सीड करेंगे तो स्मॉल एसएनआई हो जाएंगे, एचएनआई या फिर एनआईआई हो जाएंगे, तो उनका जो अमाउंट का कैप है वो है 10 लाख रुपीज तक का, मैक्स 66 लॉट साइज के लिए। अगर जैसे अमाउंट 10 लाख क्रॉस हो जाता है तो ये जो कैटेगरी वो चेंज हो जाती है और हो जाता है बिग एचएनआई के। आईपीओ का हमने डेट्स देख लिया, आईपीओ का हमने कंपनी का बैकग्राउंड समझ लिया, फंड कितना रेज करे वो भी हमने समझ लिया। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर फंड तो 600 करोड़ का मैं रेज कर रहा हूँ, जो प्रोसीड्स है उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंडिंग करेंगे, और जो न्यू सेंटर्स बन रही है न्यू सेंटर्स के ऊपर वो एक्सपेंडिचर करेंगे। हमने इनिशियल एक एग्जांपल देखा था, हम लोगों को स्टार्टअप के लिए एक ऑफिस चाहिए, तो उसके लिए उनके लिए भी जो खर्चा है, उनके लिए जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस जो है वो आईपीओ के थ्रू जो फंड रेज हुआ है वहां से वो बेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ये होते हैं कुछ, इसका फॉर्मूला एक अकाउंटिंग में अलग है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी उसमें कैश बैलेंस भी इंक्लूड हो जाती है। जनरली मैंने कुछ सेल्स किया है, क्रेडिट पे दिया है, वो अमाउंट मुझे आने वाला है, कुछ क्रेडिट पे मैंने अमाउंट कुछ बाय किया है, उसको मुझे पे करना है। ये सब कुछ जो बैलेंस मैनेज करना पड़ता है, कुछ अमाउंट आने वाली है, देने वाला है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है रिसीवेबल्स और पेएबल्स में, तो उसको मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल, हमारा अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें तो हम लोग तो डायरेक्टली इनिशियल उनके पास कॉन्टैक्ट किए, सब कुछ हो गया, लेकिन हमने कुछ पैसा वगैरह दिया है उनमें, उनका कुछ एग्रीमेंट में थोड़ा पैसा दिया रहेगा, लेकिन 100% तो हमने पूरा पैसा उनको नहीं दिया है, लेकिन उनको मैनेज करना पड़ेगा। वैसे एक्सपेंडिचर मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है।
जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये कुछ भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो सकती है, उसको बेयर करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन होगी। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल्स ए बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का पूरा बैकबोन है। इसमें भी एक एक समरी है। इस समरी में से थोड़ा समझ लेंगे और इसका पूरा जो वैल्यूज है इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे फॉर द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल्स। 31 मार्च 21, 22, 23 और ये है दिसंबर 23 का डेटा। यानी ये जो डेटा है 3 साल के, ये कंप्लीट 12 मंथ्स के डेटा है और ये जो ये है 9 मंथ का डेटा। इन्होंने रेवेन्यू यहाँ पे दिखा है। अगर रेवेन्यू का सिंपल हम ट्रेंड देखें तो ट्रेंड आपको दिख रहा है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, यानी रेवेन्यू कंप्लीटली बढ़ रहा है। 2160 था, 2787 हो गया, 5600 हो गया, अभी 6300 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हो चुकी है। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया उन्होंने। प्रॉफिट तो है ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले 4 साल में इन्हें 3 फाइनेंशियल ईयर और उसके बाद 9 मंथ में इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया, ये लॉस मेकिंग है। अगर लॉस का भी अगर डेटा हम लोग एक ट्रेंड देखें, यहाँ पे 427 था, 573 हो गया, बढ़ गया था 421 एंड 22। लेकिन ये जो दो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर का डेटा दिया है, एक तो 9 मंथ का डेटा है, एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, उसमें उन्होंने थोड़ा ट्रेंड कम दिखा है। यानी ओवरऑल यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो कम हो चुका है। ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, उसी को हम लोग देख लेते हैं। ये है मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर ये देखो तो 50%, 25%, 1.5% और 10.88%, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा नंबर दिख रहा है। यानी एक एग्जांपल लेते हैं कि समझो 1 लाख रुपए किसी ने आपको भी दिया और मुझे भी दिया और 1 साल के बाद हम आते हैं, उस 1 लाख के ऊपर हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। हो सकता है किसी ने 1 लाख के ऊपर 25,000 का रेवेन्यू लेके आ गए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस बंदे ने एक एफिशिएंट वे में उसका कैपिटल का यूटिलाइज किया है, अच्छा उसने रिटर्न जनरेट किया है। तो वो हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी 1 लाख के ऊपर जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई वो 25,000, दैट इज 25%। ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस है 3.5। नेगेटिव में ईपीएस है, हर जगह आप देखोगे तो नेगेटिव ईपीएस है, पॉजिटिव ईपीएस कहीं पे भी नहीं है क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। ये कुछ की इंडिकेटर्स थी, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। यानी जब भी हम डॉक्टर के पास चले जाए तो डॉक्टर हमारे ब्लड प्रेशर या पल्स रेट को देख के बता सकते हैं कि आपका हेल्थ कैसा है। ये सेम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है। रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस, ये हम लोगों को बताते हैं कि कंपनी का हेल्थ कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो इसको अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो ये भी अच्छे एक शेप में आ सकता है, इसका फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट होती है, वैसे ही कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ इसका फाइनेंशियल्स इंप्रूव भी हो सकती है। ये जो 6,300, 5,600, इसका ये तो मुझे दिख रहा है कि रेवेन्यू आया है, लेकिन ये कैसे रेवेन्यू आया है? ये कोर बिजनेस से रेवेन्यू आया है या अदर बिजनेस से रेवेन्यू आया? इसको डिटेल में जानेंगे। अभी 6,336 का अमाउंट हमने देखा था और यही है वो 6,336 का। यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स है और अदर इनकम है, यानी 6164, ये मेरा रेवेन्यू आ रहा है डायरेक्टली कोर बिजनेस से। यानी इससे ये मुझे समझ में आता है जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है कोर बिजनेस से अच्छा आ रहा है। हो सकता है मैंने आपको रेवेन्यू तो टोटल दिखाया, लेकिन 1 साल में आपको कोर बिजनेस से अच्छा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अदर इनकम से ज़्यादा आ रहा है। वैसा हो गया तो ये फाइनेंशियल्स, यानी ये दीज आर नॉट गुड फाइनेंशियल्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। रेवेन्यू तो हमने देखा कि इंक्रीमेंटल ट्रेंड में है। ये एक्सपेंसेस ही इंक्रीमेंटल ट्रेंड में होगा क्योंकि रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है तो अकॉर्डिंगली मेरे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये देखना पड़ेगा कि रेशियो कितना है।
रेवेन्यू के साथ एक्सपेंडिचर कितने रेट से बढ़ रहे हैं, वो एक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रीस्टेटेड लॉस यानी टोटल ये जो फाइनेंशियल से पूरे रीस्टेट किया हुआ है, यानी ये फाइनेंशियल्स जब आप ये रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल्स ईयर में जाएंगे, आप उसका कंपनी के फाइनेंशियल्स आप देखोगे ओपन करके, वो वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज जो है रीस्टेट किया है और उसका वैल्यूएशन जो है आईपीओ के लिए पूरा रिवाइज्ड किया है। कैसे भी रिवाइज नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ अजम्पशंस होती है, कुछ फैक्ट्स होता है, उसके बेस पे रिवैल्यू करते हैं। ये पूरा इन्फॉर्मेशन को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से मिल जाती है। ये लॉस हमने देखा 189 लॉस, तो हमने ये देखा था कि लॉस कम हो रही है, लॉस कम हो रही है। और ये कुछ यहाँ पे और एक एक्सपेंस आपको दिख रही है, ये बेनिफिट प्लान करके डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, यानी हमारे एग्जाम्पल में 50 लोगों को हमने हायर किया था, उनके लिए प्रोविडेंट फंड होगी, ईसॉप्स रहेगी, इंश्योरेंस रहेगी, जैसे ग्रेचुटी रहेगी, ये बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो जब फाइनेंशियल मैंने रिवाइज किया, इसके ऊपर भी कुछ बर्डन आ गया, तो मैंने यहाँ पे उसको रिकॉग्नाइज किया, डिस्क्लोज कर दिया। तो उसके बाद जो मेरा लॉस आ रहा है 192, 466, 573 427। ईपीएस नेगेटिव में हमने डिस्कस किया, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं है तो ईपीएस भी नेगेटिव होगा। इट इज नॉट अर्निंग पर शेयर, इट इज लॉस पर शेयर, यानी हर शेयर को 3 रुपए का लॉस आ रही है एज पर द एग्जिस्टिंग डेटा। अब हम देखते हैं, हमने 633 का ब्रेकअप तो देख लिया। अब ये जो 6114 का जो डेटा है, हम इस डेटा का ब्रेकअप देख देते हैं, ये किस किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू मुझे जनरेट हो रही है। हम इसको बोलते हैं सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा डेटा लेफ्ट टू राइट है, यानी 21 यहाँ पे, 22 यहाँ पे है, 23 यहाँ पे है और 9 मंथ का डेटा यहाँ पे है। हम एक ही डेटा एनालाइज करेंगे तो बाकी का आप लॉजिकली अंडरस्टैंड कर सकते हो। 6164 का मेरा अमाउंट था। इसका ब्रेकअप जो है, रेंट जो इनका है, रेंट और जो अलाइड सर्विसेज, उससे मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रही है 14,500 मिलियन की। कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट है, उससे आ रही है 1,400 की। अदर्स आ रहे हैं मेरा 180 की। यानी इसका ब्रेकअप हमने देख लिया, तो इससे मुझे ये क्लियर हो गया, जो कोर बिजनेस है उनका वहीं से रेवेन्यू आ रही है। ये आप देखोगे तो 73 कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं रेंट के थ्रू, फिट आउट से आ रही है 23.89 और 2.94 जो आ रही है वो अदर्स से आ रही है, यानी 100% आपका रेवेन्यू मैच हो गया। तो अब देखते हैं फाइनली फाइनेंशियल्स इंक्लूडिंग पेयर्स, यानी इस इंडस्ट्री में ये एक ही कंपनी नहीं है, इसके कॉम्पिटिटर्स भी हैं। अगर कॉम्पिटिटर के साथ इनके फाइनेंशियल्स को अगर हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे ये कहाँ पे खड़े हैं इनको कंपेरेटर, इनके कॉम्पिटिटर्स के साथ। ये भी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। ऑफिस में यहाँ पे हूँ, वी वर्क, कोवर्क्स, स्मार्ट वर्क्स और है टेबल ऑफिस। ये इनके 5 कॉम्पिटिटर्स हैं, 4 कॉम्पिटिटर है इंक्लूडिंग ये 5 इंडस्ट्री में। अब 2-3 इसमें से की पैरामीटर्स देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ से आप देख सकते हो रेवेन्यू जो है 23 में 54, यहाँ पे इतना जनरेट हुआ है। ये फाइनेंस फिजिकल इन द सेंस फाइनेंशियल ईयर्स, आप याद रखना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर्स है रेवेन्यू के, 5,000, 13,000, 2,000, 7,000 एंड 6,000, यानी 5,000 इनको प्लेस करेंगे तो वी आर इन ए गुड प्लेस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप ये पूरा लाइन देखोगे तो एक भी कंपनी नहीं है कि वो प्रॉफिट में है। ये जो टेबल स्पेस वाला है ये बस प्रॉफिट में है। आप देख सकते हो कि इनके जो नंबर्स है एक भी नंबर्स नेगेटिव में नहीं है। इवन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे आप, यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, यानी इनकम्प्लीट डेटा लगता है, यानी यहाँ पे कुछ है यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो डेटा है
ये एमसीए साइट से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। हम लोग प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 426 4 यानी ये वाला डेटा आप देखोगे तो एक भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। बट आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है, और ये जो अभी जो लॉस मेकिंग कंपनीज है ये कन्वर्ट होके प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। मैं आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियोस बनाऊंगा, अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, हो सकता है एडिटिंग में थोड़ा सा मेरे से प्लस माइनस हुआ है, बट आने वाले दिनों में मैं एक प्रोफेशनल वीडियोस आपके सामने लेके आता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।